बोलो, रूबी लेजर के कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? फिगर तो तुम बना ही लोगे। अ रूबी लेजर कंसिस्ट ऑफ अ रूबी रॉड which is cylindrical in shape and first end is fully silvered and second is partially silvered. The ruby rod is made up of aluminum oxide crystal. ठीक है, ये ध्यान रखोगे। and a xenon flash lamp wrapped on the ruby rod. The xenon flash lamp is helpful for the optical pumping. ये कंस्ट्रक्शन में तुम इतना कर दोगे, ठीक है। और अगर याद हो जाता है तो वो चीजें तुम लोग नोट कर लोगे। थोड़ा अगर हम रीड करके बता दें तुम लोगों को, इट कंसिस्ट ऑफ अ पिंक रूबी सिलिंड्रिकल रॉड whose ends are optically flat and parallel. One end is fully silvered and other is partially silvered. ठीक है। द टू एंड्स, ये जो दोनों एंड्स हैं ये रेजोनेंट कैविटी फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होगा जो यहाँ पे शो नहीं किया गया है, जो कैपेसिटर डिस्चार्ज पास करेगा, जिसकी वजह से इसमें बार बार क्या होगा, एक फ्लैश के रूप में, जैसे फ्लैश में झटके में स्विच ऑन करेंगे, फिर इसमें एनर्जी जाएगी, लाइट जाएगा, लाइट सोर्स जाएगा, फोटोन जाएगा और वो कुछ फोटोन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा, फिर वो ग्राउंड स्टेट में, फिर ये एक्साइटेड करेंगे, फिर वो ग्राउंड में लेके आएगा। मतलब ग्राउंड से एक्साइटेड ले जाने का, जितनी बार फ्लैश लैंप को हम एक्टिवेट करेंगे उतना ही क्या होगा, वो फोटोन को ऊपर लेकर के जाएगा। चलिए, कंस्ट्रक्शन तो तुम देखे, इसी के हिसाब से हम वर्किंग देख रहे हैं कि कैसे ये काम कर रहा है 3 लेवल लेजर में। तो 3 लेवल लेजर में 3 स्टेट, 3 एनर्जी स्टेट है। फर्स्ट कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। थर्ड है तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट, और जो मीडियम वाला है वो क्या है? मेटा स्टेबल स्टेट। इसका नाम क्या है? मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट ये है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। अब समझना इसमें कैसे करना है। सभी एटम तो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। इसमें रूबी लेजर में हम क्रोमियम ऑक्साइड का ड्रॉपिंग कर रहे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड का, और इसकी ड्रॉपिंग कितनी हो रही है? 0.05% की। अरे यार 0.05%, 0.05% की ड्रॉपिंग हो रही है, ठीक है। ये बड़ा गलत नंबर है। तो अब जब ये क्रोमियम ऑक्साइड का डॉपिंग कर रहे हैं इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, ये बहुत थोड़ी सी डॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा मिला रहे हैं हम, तो ये थोड़े से क्रोमियम आयंस क्या करेंगे? एल्यूमिनियम आयन को रिप्लेस करेंगे। अब वो कैसे करते हैं वो चीजें देखो। ग्राउंड स्टेट में सारे एटम्स हैं, क्रोमियम आयंस ग्राउंड स्टेट में है, सारे एटम क्रोमियम आयन है ग्राउंड में। अब जैसे ही ये जेनॉन फ्लैश लैंप ऑन होगा, जैसे ही ये फ्लैश लैंप ऑन होगा, तो इस रूबी रॉड के अंदर मतलब ग्राउंड स्टेट में जितने क्रोमियम आयंस हैं ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएंगे? वो पंपिंग की वजह से। अभी समझो इसमें, मतलब जितना एनर्जी डिफरेंस है उतने एनर्जी का हमको फोटोन इंसिडेंट कराना पड़ेगा, तभी वो एब्जॉर्ब करके एटम ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जो एटम जा रहा है, क्रोमियम आयन जा रहा है, ये बहुत ज्यादा देर तक इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा देर नहीं रहने का रीजन ये है कि इसका जो लाइफ टाइम है 10⁻⁻8 सेकेंड है। किसका? एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁸ सेकेंड के इक्वल है। और मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम है ये है अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 3 × 10⁻³ सेकेंड। अब कंपैरिजन कर लो कि मेटा स्टेबल का जो लाइफ टाइम है वो एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से 5 गुना ज्यादा है, 10⁵ टाइम्स ज्यादा है, सॉरी 10⁵ टाइम्स ज्यादा है। अगर कंपैरिजन करोगे दोनों के लाइफ टाइम में तो इसके कंपैरिजन में इसका 10⁵ टाइम्स ज्यादा है,
ठीक है, तो यहां एटम थोड़ी देर तक ही ठहरेंगे, वो तुरंत किस में चले आएंगे, मेटा स्टेबल स्टेट में चले आएंगे। वो कैसे आएंगे ध्यान दो, पहले हम जेनॉन फ्लैश लैंप को जैसे ही ऑन किए हैं, वो एटम 5500 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधे कहां चला जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है। ये पहला प्रोसेस है। इस फर्स्ट प्रोसेस में स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये ग्राउंड स्टेट से किस में जा रहा है, क्रोमियम आयन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब E1 से E3 में चला जा रहा है। क्रोमियम आयन है ये स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू। ये कब हो रहा है, जब जेनॉन फ्लैश लैंप को हम ऑन कर रहे हैं तब। अब ये लाइफ टाइम चूंकि इसका कम है, बहुत कम है एक्साइटेड स्टेट का, तो क्रोमियम आयन यहां पे बहुत देर तक नहीं रुकेगा, वो तुरंत कहां चला आएगा, नीचे चला आएगा। लेकिन नीचे आने के लिए उसको कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, तभी वो नीचे आएगा, नहीं तो उसको वहीं रहना पड़ेगा। अगर वो एनर्जी लूज करेगा और फोटॉन ऐसे रिलीज करेगा, तब तो यहां रेडिएशन होगा। लेकिन यहां पे ये फोटॉन को रिलीज नहीं कर रहा है, एनर्जी तो लूज कर रहा है, लेकिन वो फोटॉन को रिलीज नहीं कर रहा है। वो फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है। कुछ और करने का मतलब यहां जो रूबी क्रिस्टल है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उस क्रिस्टल को ये थोड़ा सा कोलाइड कर रहा है, उस क्रिस्टल में लड़ रहा है थोड़ा सा, मतलब उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां इसको प्रोवाइड की गई थी, ग्राउंड में था, कुछ नहीं कर रहा था। जेनॉन फ्लैश लैंप को ऑन किया गया, इतने फोटॉन की एनर्जी को वो एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में गया है, और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कुछ एनर्जी लेके गया था ना वो अपने पास, कि वहां तक रहेगा। अगर वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब कुछ एनर्जी को वो लूज कर रहा है। तो वो लूज की गई एनर्जी कहां है, वो लूज की गई एनर्जी कहां है, तो तुम ये बताओगे कि वो लूज की गई एनर्जी क्रिस्टल को डिस्टर्ब करने गया था बस। और क्रिस्टल को डिस्टर्ब किया है, तो जितने एनर्जी में वो क्रिस्टल को डिस्टर्ब किया है, उतनी एनर्जी वो लूज करके बाकी बची हुई एनर्जी के साथ कौन से स्टेट में आ गया, वो मेटा स्टेबल स्टेट में आ गया। तो ये जो सेकेंड स्टेप है, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। कौन सा ट्रांजिशन है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। रेडिएशन लेस ट्रांजिशन इस वजह से हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो क्रोमियम आयन है वो क्रिस्टल को केवल डिस्टर्ब कर रहा है, फोटॉन को इमिट नहीं कर रहा है। क्रिस्टल को डिस्टर्ब करने का मतलब थोड़ा सा वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्रिस्टल डिस्टर्ब करने का मतलब थोड़ा सा वहां हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और उतना हीट वो एनर्जी के फॉर्म में, जो एनर्जी था वो हीट के फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, थोड़ी सी एनर्जी। और जो हीट में कन्वर्ट हुई है एनर्जी, उसके बाद बची हुई एनर्जी को लेकर के वो कहां पहुंच रहा है, मेटा स्टेबल स्टेट में। और ये जो सेकेंड प्रोसेस हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू हो रहा है। ये जो सेकेंड प्रोसेस हो रहा है, ये कौन से इमिशन के थ्रू हो रहा है, अब देखो, अब जब ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, मेटा स्टेबल में आ गया एक क्रोमियम आयन। अब लाइफ टाइम चूंकि इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा है, तो कुछ ज्यादा देर तक इसमें ठहरेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा देर तक उसमें रुकेगा। उसके बाद से कुछ फोटॉन की एनर्जी दे करके, अगर ये अपने आप नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो स्पॉन्टेनियसली मान लेते हैं। थर्ड प्रोसेस जो है, ये भी स्पॉन्टेनियसली आ रहा है। कुछ एटम्स अपने आप ग्राउंड में आएंगे, कुछ देर रुकने के बाद से ये नीचे चला आएगा। तो स्पॉन्टेनियसली जब ये नीचे आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यहां अब किसी क्रिस्टल को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अब यहां पे वो एनर्जी रिलीज करेगा, एक फोटॉन की एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, तो जब फोटॉन की एनर्जी को वो रिलीज करेगा, तो वो फोटॉन क्या होंगे, जब वो नीचे आएगा तो ये फोटॉन इसमें ट्रेवल करना शुरू करेगा। जब E2 से E1 स्टेट में आएगा, तो स्पॉन्टेनियसली जब फोटॉन नीचे आएगा, एक फोटॉन को कंसीडर कर लेते हैं कि ये ऐसे ट्रेवल करना शुरू कर दिया, किसमें, इस रूबी सिलिंड्रिकल रॉड में वो ट्रेवल करना शुरू करेगा।
तो जब ट्रेवल करेगा तो चूंकि ये फुली सिल्वर्ड है, मान लेते हैं इसका डायरेक्शन हम इधर कर रहे हैं पहले, ठीक है, इधर कर रहे हैं। तो जब ये ट्रेवल करते हुए इस फुली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट की तरफ आएगा, फुली सिल्वर्ड इंड की तरफ आएगा वो, तो उससे कोलाइड करेगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्शन होने की वजह से, रिफ्लेक्ट होगा जैसे ही, तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे बहुत तेज तुम आ रहे हो, कोई गेंद बहुत तेज किसी दीवार पे फेंकी जा रही है, और दीवार से जब वो रिफ्लेक्ट होके आएगा तो वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, उसकी बढ़ जा रही है। तो जब वो बढ़ेगा, क्योंकि ये फोटान जब इमिट करेगा स्पॉन्टेनियसली, तो इस फोटान का वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटान की एनर्जी को रिलीज करेगा। कौन से प्रोसेस में, अभी ये स्पॉन्टेनियस इमिशन के प्रोसेस में कर रहा है वो, अभी स्टिमुलेशन नहीं हुआ। स्टिमुलेशन कब होगा उस बात को समझो, जब ये E2 से E1 स्टेट में आया है क्रोमियम आयन, ठीक है, तो इसमें ये ट्रेवल करना शुरू किया। जब ये फोटोन को रिलीज किया तो फोटोन तो बाहर इमिट हो रहा है ना ये, और ये सारा वर्किंग इस रूबी रॉड के अंदर ही हो रहा है। इस फ्लैश लैंप का काम इतना था कि क्रोमियम आयन को यहां से उठा करके कहां रख दे, E3 में रख दे, और वो सारा काम इस रूबी रॉड के अंदर हो रहा है। समझ में आई बात? तो जब E3 से E2 में आया था तो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन था। रेडिएशन लेस इस वजह से हुआ क्योंकि जो फोटोन ऊपर गया था वो क्रिस्टल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, जिसमें थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी, बाकी बची एनर्जी नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से वो ट्रांजिशन क्या हुआ था, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हुआ था। अब ये मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप नीचे आ रहा है। तो जब अपने आप ये नीचे आया है तो एक फोटोन की एनर्जी को रिलीज करेगा ये। तो जब फोटोन को रिलीज कर रहा है ये, तो ये सिलेंडर के अंदर ये ट्रेवल करना शुरू किया फोटोन। तो जब ये फुली सिल्वर्ड इंड की तरफ पहुंचेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे ये कोलाइड हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ये तुरंत क्या क्या करेगा, ये फोटोन यहां से एक और एटम को नीचे लेकर के चला आएगा। जैसे यहां पे ये पार्शियली फुली सिल्वर्ड इंड से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इस कैविटी के अंदर जैसे रिफ्लेक्शन ये करेगा, उसी रिफ्लेक्शन से काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और उस काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के बाद यही फोटोन, यही जो निकला हुआ फोटोन था, यहां से एक और एटम को नीचे लाएगा, और एक और एटम को जब नीचे लाएगा तो उसकी फोटोन की भी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6943 एंगस्ट्रॉम। तो सेम फेज, सेम वेवलेंथ के फोटोन को, वो सेम एनर्जी के फोटोन को क्या कराएगा, वो नीचे रिलीज करवाएगा। जब वो खींच के नीचे लाएगा तब, पहले अपने आप आया था एक जब अपने आप आया, फिर ये कैविटी के अंदर फंसा। कैविटी के अंदर जब फंसा है तो कोलिजन करने के बाद से इंड से, उसके फुली सिल्वर्ड पार्शियली सिल्वर्ड इंड से कोलाइड करने के बाद से एक्साइटेड हुआ, थोड़ा सा एक्साइटेड होने के बाद से जो E2 में और एटम्स थे उसको खींच के नीचे लेके आया। तो खींच के नीचे लाने का क्या मतलब, खींच के नीचे लाने का क्या मतलब, स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। तो ये वाले फोटोन की एनर्जी को भी यहां हम डिनोट कर देंगे। तो अब हमारा दो फोटोन हो गया, एक फोटोन जो स्पॉन्टेनियसली नीचे आया था, ये कैविटी के अंदर जो रेजोनेंस फॉर्म कर रहा है कैविटी, उसके अंदर से क्या करेगा, वो एक और एटम को खींच के नीचे लाएगा। अब हमको यहाँ पे एनर्जी नहीं देनी थी, ठीक है, वो खुद ही खींच के लेके आया स्पॉन्टेनियसली। ये वाला फोटोन ऊपर गया, एनर्जी प्रोवाइड किया है, और फिर एक और एटम को नीचे लेकर के आया है। तो इस फोटोन की एनर्जी और दूसरे फोटोन की एनर्जी जो नीचे आ रहा है, अब यही दोनों जो फोटोन है सेम फेज में है, सेम एम्पलीट्यूड में है, सेम एनर्जी है, तो यही क्या होगा, एम्पलीफाई होगा। और यही जब एम्पलीफाई हो जाएगा तो क्या होगा आपका, यही इसी लेजर ट्रांजिशन, इसी में लेजर ट्रांजिशन होगा ये। तो अगर शॉर्ट में अगर हम लिखें
तो E1 से अगर E3 में आप चलते हो तो कौन सा प्रोसेस है? हाँ, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और इस स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में कितने फोटॉन की एनर्जी को चाहिए? हाँ, 55,000 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन की एनर्जी चाहिए जो इंसिडेंट होगा। चूंकि लाइफ टाइम E3 का कम है E2 के कंपैरिजन में, तो E3 से E2 के बीच जो ट्रांजिशन होगा वो हाँ रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हो जाएगा। और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन का मतलब क्या है? यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा था ना, और स्पॉन्टेनियस रेडिएशन लेस ट्रांजिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो क्रिस्टल को क्या कर रहा है? केवल डिस्टर्ब कर रहा है, बस, और कुछ नहीं। और लेजर ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो रहा है? E2 से E3 स्टेट में हो रहा है। ये लेजिंग एक्शन इसी में हो रहा है, लेजर ट्रांजिशन E2 से E1 में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कैसे बोले हैं? और फिर धीरे धीरे एक फोटॉन डाले। उसी तरह से जेनॉन फ्लैश लैंप को एक बार और हम ऑन करेंगे तो कुछ और फोटॉन को ऊपर क्रोमियम आयन को लेके जाएगा, कुछ और फोटॉन की एनर्जी को वो रिसीव करेगा। ऐसे जितने बार जेनॉन फ्लैश लैंप को हम ऑन करते जाएंगे उतने बार, मतलब जितने बार इसमें पंपिंग हम करते जाएंगे, तो एक स्टेट ऐसा आएगा कि मेटा स्टेबल स्टेट में जो एटम है वो ज्यादा हो जाएंगे। किसके कंपैरिजन में? ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। मतलब हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन अचीव हो जाएगा, और पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन अचीव होने से क्या हो जाएगा? लेजर ट्रांजिशन का कंडीशन अचीव कर लेंगे। और E2 से E1 में जो ट्रांजिशन